हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी वाली चल रही हो। तो आज हम रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए मैथ की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। लगभग 30, 35 या 25 और 35 के बीच में डेली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूंगी, बेसिक क्वेश्चंस इसमें नहीं लिए जाएंगे बिकॉज मैंने आपको सिलेबस करा दिया है अच्छे से, तो बेसिक आप कर लेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो अभी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, वो भी क्वेश्चंस इंक्लूड करे जाएंगे। साथ में आपका जितने भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है क्लास। आपको शुरू से लेकर के एंड तक क्लास देखनी है। अगर आपको सॉल्यूशन और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब समझ में आता है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे और मैं इसे सॉल्व करूंगी और आपको बिल्कुल जीरो से समझाते हुए चलूंगी कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसका और भी क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इसमें और क्या पूछा जा सकता था, जो पूछा गया है उसके अतिरिक्त और क्या पूछा जा सकता था, उस पर भी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि एग्जाम ग्रुप डी वालों का नजदीक है तो सारी चीजों को ध्यान में लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए है और 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। तो थोड़ा सा ध्यान देना है हमें दो तीन पॉइंट पर। वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है। सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं, ठीक है ना। एक समान कंटेनर, अगर एक समान कंटेनर है इसका मतलब है कि हर कंटेनर में बराबर बराबर तेल आपको भरना है। अगर बराबर बराबर भरना है हमें तेल हर कंटेनर में, इसका मतलब सभी का वॉल्यूम इक्वल है। सबका वॉल्यूम इक्वल है तभी बराबर बराबर तेल उसमें भरा जा सकता है। तब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमको 156 लीटर ऑयल ए दे रखा है और 256 लीटर ऑयल बी दे रखा है, इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, HCF। क्या लेना पड़ेगा, HCF। इनका जो भी HCF आएगा वो क्या आएगा, कंटेनरों का वॉल्यूम या प्रत्येक कंटेनर में कितना तेल आएगा वो, ओके। तो इनका HCF लेने के लिए एक तो है कि आप ऑप्शन पे चले जाओ, एक तरीका होता है कि आप तरीके से HCF जो है ले सकते हैं। तो देखो 13 तो हो नहीं सकता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 13 मल्टीपल नहीं है, किस 13 से ये कोई भी संख्या नहीं कटेगी, 10 से भी नहीं कटेंगी, 6 से भी नहीं कटेंगी, 6 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 4 बचता है आपका आंसर। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो अपना था शॉर्ट वाला तरीका कि हम ऐसे कर सकते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन दो ऑप्शन होते हैं जिससे करता, तो हमें क्या करना पड़ता, इसे तोड़ना पड़ता। अगर मैं ये जो 156 है इसको तोड़ू, इसको तोड़ू 156 को, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं 4 से तोड़ लेते हैं इसको, तो 4 तिया 12 और 4 निम 36 इंटू का 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये जो आपका 256 है इसको 4 छिक्का 24 और 4 चौक 16 इंटू के 4 लिख सकती हूँ। अब देखो इसको तोड़ोगे तो 13 तिया 39 इंटू का 4 आएगा, और इसको तोड़ोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 चौका 64, या 4 इंटू 4 हो जाएगा और 16 चौका 64, ठीक है ना। ये 16 और 4 इंटू 4 मतलब 16 इंटू 16 ये आपका आ जाएगा। तो ये जो आपका, और भी तोड़ सकते हैं इसको, हम इसको भी दो दो करके तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी हमें। तो HCF क्या होता है, HCF होता है दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन मिल रहा हो। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 4, तो ये वाला 4 और ये वाला 4, दोनों में 4 मिल रहा है कॉमन, तो 4 क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता था, इस क्वेश्चन में आपसे कंटेनरों की संख्या भी पूछी जा सकती थी कि प्रत्येक कंटेनर में, अगर हमने ये प्रत्येक कंटेनर में कितना तेल आएगा और कंटेनरों की संख्या कितनी होगी, ये भी पूछा जा सकता था आपसे, ठीक है ना। तो आपसे पहला तो पूछा गया कि प्रत्येक कंटेनर में तेल कितना आएगा, ठीक है ना। प्रत्येक कंटेनर में जो ऑयल आ रहा है वो कितना आएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका आंसर हमारा क्या आया,
4 आया कि प्रत्येक कंटेनर में ऑयल कितना आएगा, 4। अब कंटेनरों की संख्या क्या है ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि कंटेनर्स जो है उनकी संख्या क्या है, कंटेनरों की संख्या। तो कंटेनरों की संख्या कितनी आ जाएगी, कंटेनरों की संख्या आ जाएगी जो टोटल ऑयल दे रखा है उसको हमें एचसीएफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 156 लीटर तेल ए है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 256 लीटर तेल बी है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 निम 36, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिक्का 24 और 4 चौक 16, तो ये 90 और 100 103, ये कितना आ जाएगा, 103 कंटेनरों की संख्या होगी। अगर हमसे पूछा जाता कि कंटेनरों की संख्या कितनी होगी तो आंसर क्या होता हमारा, 103। प्रत्येक कंटेनर में तेल कितना आएगा, 4 लीटर। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन ये बन सकते हैं आपसे, कितना ऑयल आएगा या और भी चीज कोई भी दे सकते हैं, ऑयल नहीं दे करके कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। तो कितना आएगा, 4 लीटर एचसीएफ ले रहे हैं आपने, कितने कंटेनर लगेंगे, तो फिर एचसीएफ से जो भी आपका ये दे रखा है वैल्यू उसको डिवाइड करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। ओके, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है, जब 26, 40, 22 और 34 प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती हैं, मतलब प्रोपोर्शनल में होती हैं। ठीक है, यदि 4x रेशियो बाई प्रोपोर्शनल बाई रेशियो 7x माइनस के 6 है और बाई जो है 0 से बड़ा है तो बाई का मान क्या होगा, अधिकतम नहीं केवल बाई का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से x निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक तो होता है कि हम प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तब ये संख्याएं किस में है, समान अनुपात में है। तो इसका बेसिक तरीका क्या कहता है, बेसिक तरीका ये कहता है कि 26 प्लस का x बट्टे 40 प्लस का x इज इक्वल टू 22 प्लस का x बटे में 34 प्लस का x। ठीक है, ये बेसिक तरीका ये कहता है कि इसे ऐसे सॉल्व किया जाए, बट ऐसे सॉल्व इसे नहीं करना है। ऐसे सॉल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो कैसे करना है, तो ऐसे करना है, आपने ये 26 है 26 लिखना है, 40 को 40 लिखना है, 22 को 22 लिखना है और 34 को 34 लिखना है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 14 का। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितने का आ जाएगा, 12 का। इसका रेशियो ले सकते हैं, कट रहा है तो काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12। फिर इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 1, और इस 1 की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे। इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 120 और 6 36 156, कितना आ जाएगा 156। और ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और मल्टीपल करेंगे तो 4 5 और 1 11 बचेगा हमारे पास। तो ये 54 और ये 156। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस करना है, तो 156 में से 154 जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो इस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2, मतलब ये x की वैल्यू आ गई। ये 1 क्या है हमारे पास, x है। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब x बराबर अगर हमारे पास 2 आ गया है तो हम y की वैल्यू जो है इजीली निकाल सकते हैं। जो हमसे पूछा है उसमें हम पुट कर देंगे इसको। ओके, आप x की वैल्यू 2 इसमें रखे, सॉल्व करके देखेंगे, ये संख्याएं आपको प्रोपोर्शनल में मिलेंगी। यहाँ में x की वैल्यू अगर रखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 रेशियो बाई प्रोपोर्शनल बाई रेशियो कितना है, x की वैल्यू में कितनी रखूं, 2 रखूं, तो 7 दूनी 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8, ये आ जाएगा। ओके, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 बट्टे बाई बराबर बाई बट्टे 8, ये होता है इसका मतलब, प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ये बाई को इधर ले जाएंगे तो बाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8 8 64, ये क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा और बाई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 8। अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं थी जितना हमने अभी यहाँ पर करा है। आपको पता है कि ये प्रोपोर्शनल में तो बाई स्क्वायर बनेगा और 8 × 8 है तो बाई बराबर 8 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, बट मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ इसलिए मैं ये सब लिख रही हूँ। ओके, वैसे आपने इतना नहीं करना है। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, दोनों का मल्टीपल होगा, बाई स्क्वायर आएगा, बाई स्क्वायर बराबर 8 × 8 आएगा, मतलब 8 का स्क्वायर, तो बाई बराबर 8 आ जाएगा ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट,
जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती हैं। तो यदि 6x रेशियो बाई प्रोपोर्शनल बाई रेशियो 3x माइनस के 9 और बाई जो है 0 से बड़ा है तो बाई का मान कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, बस जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना वो प्लस या माइनस दोनों में आ सकती है, वो आपने चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ हमने x बराबर 2 ले लिया था, 2 रखेंगे आपका पूरा प्रोपोर्शनल में निकलेगा, गलत नहीं होगा। बट ये जो क्वेश्चन है हमने जानबूझ कर डाला है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें x की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस की आ रही है, तो मैं इस पे आपका फोकस बना रहे इसलिए मैं स्टार्टिंग में से ऐड करा है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वो गलत हो जा रहा है तो आप चेक करना एक बार कहीं x की वैल्यू आपको माइनस में तो नहीं दे रखी है। ओके, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन है मेरा 30, 15, 21, 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती हैं। तो 6x रेशियो बाई प्रोपोर्शनल बाई रेशियो 3x माइनस के 9 और बाई 0 से बड़ा है तो बाई का मान कितना है ये हमसे कहा जा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। 30 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया और ये 11 हो गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 15, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 10। अभी कट रहा है तो काटेंगे इसको, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 आ जाएगा और इस 1 की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा 60, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा 21 तिया 63। ओके, ये अब 1 की वैल्यू क्या होगी, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, मतलब 63 में से 60 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 रखोगे प्लस के तो आपकी संख्याएं प्रोपोर्शनल में नहीं आएंगी। आप रख के देख लीजिए, यहाँ पर 3 रखोगे कितना आ जाएगा 33, 3 रखोगे कितना आ जाएगा 18, संख्याएं प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। 3 रखोगे कितना आ जाएगा 24, 3 रखोगे कितना आ जाएगा 14, 14 लिखना है मेरे को यहाँ पर। क्या ये प्रोपोर्शनल में बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। 3 से काटोगे 11 बार जाएगा, 3 से काटोगे 6 बार जाएगा, 2 से कटेगा 12 बार, 2 से कटेगा 7 बार। क्या ये प्रोपोर्शनल में है, नहीं है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 आई होगी। किसकी आई होगी, -3। तो ये आपने चेक कर लेना है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस मैंने शुरू में जानबूझ के इसलिए डाला है कि आप अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये प्लस माइनस एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि ये सॉल्व करोगे ना तो अगर x की वैल्यू आप 3 रखते हो तो 3 3 का 9, 9 में से 9 जाएगा 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो फिर y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए अगर मैं 1 की वैल्यू, ये मेरे पास x है, x की वैल्यू में -3 लेती हूँ तब मेरा सही आएगा बिल्कुल। -3, 30 में से 3 जाएगा 27, 15 में से 3 जाएगा 12, 21 में से 3 जाएगा 18, 11 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा मेरे पास 8। किससे काटना है आपको, 3 से काट दो, 3 निम 27 और 3 चौक 12, 2 से काट दो, 2 निम 18 और 2 चौक 8। अब देखो 9/4 और 9/4 आ गया प्रोपोर्शनल में। ये आपने ध्यान रखना है, ये बराबर बराबर आना चाहिए। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास x बराबर कितना आया -3। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 6x करेंगे तो 6 तिया 18 माइनस का 18 आ जाएगा इधर। रेशियो बाई प्रोपोर्शनल लगाएंगे और बाई फिर रेशियो माइनस का 3 है, मल्टीपल करेंगे 3 3 का 9, माइनस के 9 और माइनस के 9 माइनस के 18, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 18। अब देखो यहाँ से बाई स्क्वायर बराबर -18 इंटू -18 करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर 18 इंटू 18 तो बाई बराबर 18 आ जाएगा। ओनली ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे लिख के करूंगी। जैसे इन दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीपल करें या फिर मैं पूरा लिखती हूँ, -18 बट्टे बाई इज इक्वल टू बाई बट्टे -18। ओके, ये बाई को धर ले जाएंगे तो बाई स्क्वायर बराबर -18 इंटू -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा और बाई बराबर कितना आ जाएगा केवल 18, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देखो दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, छोटा कोण कितना डिग्री का है ये हमसे कहा जा रहा है।
तो सप्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं, संपूरक कोण को, और ये 180 डिग्री के होते हैं दोनों। x प्लस y दोनों को मान लेती हूँ कोई एक एंगल x है तो दूसरा एंगल y है, तो x प्लस y बराबर क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। और संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री है, तो x माइनस के y बराबर कितना दे रखा है हमें 50 डिग्री। हमसे पूछा है कि छोटा वाला कोण कितना डिग्री का है। छोटा वाला कोण क्या है हमारे पास y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे बट्टे 2 करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 130 डिग्री बट्टे 2 करेंगे तो 65 डिग्री। ये आपका क्या होगा आंसर। अभी मैं बताऊंगी आपको ऐसा क्यों होता है, और आपको बिना पेन चलाए भी आप कर सकते हैं इसको सर्च को, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पेन ही चलाना है। आप 2 बहन भाई हैं, आपकी मम्मी आपको 50 रुपए अधिक देना चाहते हैं आपकी बहन से, ठीक है ना। मम्मी होती हैं ऐसी, बेटों के प्रति उनका प्यार कुछ ज्यादा रहता है, तो वो बेटे को जो है 50 रुपए अधिक देना चाहती हैं। ओके, मम्मी के पास टोटल 180 रुपए हैं और वो अपने बेटे को 50 रुपए अधिक देना चाहती हैं, तो वो क्या करेंगे 180 में से पहले बेटे को 50 रुपए दे देंगी, फिर जो बचेगा 130 रुपए उसे दोनों के सामने दोनों को खड़ा करके कि देखो मैं दोनों को बराबर बराबर बांट रही हूँ, तो 130 रुपए में से फिर 65 रुपए दोनों को दे देंगी। तो बहन को कितना मिला 65, भाई को कितना मिला 50 रुपए पहले मिल गए, 65 रुपए बाद में मिल गए, 115 रुपए भाई को मिल गए। समझ रहे हो ऐसे। तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते थे इसको, हमने पेन चला के किया ऐसे। अब आप इसको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप कैसे कर रहे होंगे मैं बता देती हूँ आपको, ऐसे कर रहे होंगे, बट ऐसे नहीं करना, वो उसी से बनाया हमने। आप क्या कर रहे होंगे, बाई से बाई काट रहे होंगे, यहाँ 2x लिख रहे होंगे, बराबर इधर आप दोनों को ऐड कर रहे होंगे और 230 लिख रहे होंगे यहाँ पर, और x बराबर फिर 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 ये लिख रहे होंगे। ये कितना आ जाएगा ये, फिर बाई की वैल्यू निकाल रहे होंगे 180 डिग्री माइनस के 115 डिग्री, फिर यहाँ आपको कितना मिल रहा होगा 65 डिग्री। ऐसे आपने नहीं करना है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको जो मैंने अभी करा था सॉल्व वैसे करना है, उसी तरीके को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला तरीका आपने नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने कैसे करा था, मैंने करा था कि यहाँ से बाई बराबर कितना आ जाएगा, बड़े में से छोटा वाला माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस के 50 डिग्री बट्टे में 2, कितना आया 65 डिग्री। अगर हमसे x पूछा जाता तो x बराबर दोनों को ऐड करते 180 डिग्री प्लस का 50 डिग्री बट्टे में 2। वही तरीका है जो यहाँ से लगा रहे थे, बट लिखना ना पड़े बार बार, यहाँ से माइनस करके तुरंत 2 से डिवाइड करके कर दिया हमने। ये कितना आ जाएगा आपका 115 डिग्री। ठीक है, इसे मैंने एक भाई बहन में बांट के बताया, आप जल्दी कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही करना है। इधर आप कोई तरीका बचा नहीं है, मैंने दोनों तरीके इधर ही बता दिया हटा के, तो इसको हटा देते हैं। ओके, जब आप भाई बहन वाले तरीके से बांटेंगे तो बिना पेन चलाए कर पाएंगे, और ऐसे बांटना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे को। ये गोला है मतलब कि स्फीयर, ये इसकी रेडियस है। ये क्या है, ये है स्फीयर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको गोला, गोला। ओके, अब इसमें आपसे वॉल्यूम पूछा जा सकता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम बोले तो आयतन, और आयतन क्या होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। और आपसे सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो व्यास होता है मतलब कि डायमीटर, डायमीटर कितना होता है इसका, इसका डायमीटर होता है, डायमीटर को हम हिंदी में व्यास बोलते हैं, और व्यास बराबर क्या होता है 2 रेडियस, 2 रेडियस होता है। मतलब ये जो आपकी रेडियस है, यहाँ से मैं इधर भी मिला दूं तो ये भी रेडियस है, और ये मान लो ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है, तो ये जो आपका ए बी है ये क्या है आपका व्यास। ओके, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी व्यास मेरे को 98 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, व्यास का आधा, मतलब 98/2 कर दूं तो ये 49 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस आ जाएगी।
अब मेरे से क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका CSA और TSA दोनों ही बराबर बराबर होते हैं, तो बराबर बराबर करके लिख देती हूँ, ऐसे न लिख करके, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ इसका CSA इज इक्वल टू TSA इज इक्वल टू 4πr²। तो अब चाहे CSA लिख लो चाहे TSA लिख लो, कुछ बोला नहीं है तो CSA लिख देते हैं, और TSA भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न लिख करके उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया, तो TSA लिख लो या CSA लिख लो, ठीक है। क्या लगेगा, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू का 49 इंटू का 49, क्योंकि r² है 4πr², r बराबर हमारे पास क्या है 49। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 7 से इसको काटे तो 7 7 49। अब इसका मल्टीपल में करूं तो 49 दूनी 98, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू का 11 इंटू का 98 इंटू का 7, ठीक है। तो ये 8 चौक 32 और 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आएगा, 4 सब जगह दे रखा, करना ही पड़ेगा सॉल्व, करते हैं भाई, करना पड़ेगा तो, है ना। देखो ये होगा हमारे पास, इसका मल्टीपल में कर लूं पहले इसके साथ में, तो 9 चौक 36 और 8 चौक 32, मतलब कि ये 392 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 बचा है, 7 का मल्टीपल कर दो, 7 दूनी 14, कैरी लेंगे 1, 9 7 63 64, कैरी लेंगे 6, 7 21 और 6 कितना होगा आपका 27। अब मेरे को 11 बचा है, 11 से और मल्टीपल कर लेती हूँ, 11 से मल्टीपल करूंगा तो 4 4 और 4 8, 84 आएगा लास्ट में, तो जगह दे रखा है 4 4 और 4 8 और 11 का 1 कैरी लूंगी 1, 9 और 1 10 कैरी लूंगी 1, ये आएगा 30,184, और ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन कर दिया इधर, आपने भी ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है, छोटे छोटे उसमें तोड़ लेना है। अब देखो बड़ी बड़ी संख्याएं टेबल किसी को नहीं आती है तो तोड़ के करेंगे, ठीक है ना, तोड़ के करेंगे उनको, ऐसे तोड़ना आता है जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो उसे ध्यान से देखना है और वैसे ही फिर करने की कोशिश करनी है। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ कोण बनाती है, इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ कोण बनाती है, इस प्रकार के tan थीटा बराबर 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो हमने बनाया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो कि ये क्या है आपका थीटा है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस। ये वर्टेक्स, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं, और ये क्या होता है आपका 90 डिग्री का एंगल, ओके। अब मैं यहाँ से साइन थीटा की बात करूँ कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूस। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा बेस बट्टे हाइपोटेन्यूस। अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बट्टे बेस। और अगर मैं कॉट थीटा की बात करूँ तो कॉट थीटा क्या आ जाता है आपका बेस बट्टे परपेंडिकुलर। अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूस बट्टे बेस, और अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस बट्टे परपेंडिकुलर, ये आपका रहता है, ओके। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया था क्योंकि टेन थीटा दे रखा था और वो हमें समझना है। और एक चीज और हमेशा याद रखनी है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर ये थीटा यहाँ ना होकर के यहाँ पर होता तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड कहलाती, फिर बेस ये वाली साइड बन जाती। करेक्ट, मतलब क्लियर दिमाग में छप रहा है ना एकदम से। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया और ये हमारे पास थीटा है, और टेन थीटा बराबर 15/8 दे रखा है, मतलब ये वाली साइड 15 होगी और ये 8 होगी, ठीक है। ये दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है। दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, हमारे पास कितनी 15, इस 15 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 30। तो हमसे पूछा है कि दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ये वाली है, ये 15 का 2 गुना है तो इसका भी कितना होगा 2 गुना, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, और ये क्या होगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 16 मीटर। ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं। एक चीज जो मैंने आपको समझाई
कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। मैं एक बार और समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अगर मैंने थीटा इसको मान लिया कि ये थीटा है, तब ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। हाइपोटेन्यूस वही रहता है, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। ओके, अगर मैंने इसको थीटा लिया, यहाँ लिया है, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। बस इतनी सी बात मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने थीटा लिया तो इसके सामने वाली साइड मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया, यहाँ पर मैंने थीटा लिया तो इसके सामने वाली साइड इसको मैंने परपेंडिकुलर लिया है। इसे लिख लेना या फिर दिमाग में छाप लेना, आपकी मर्जी है। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्य का क्रमशः 28.4 और 88 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो, ये जो हमारे पास बहुलक होता है, मतलब कि मोड जो होता है, इसके बराबर होता है 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, मतलब के माध्य। ठीक है, मीडियन मतलब कि माध्य का, मीन मतलब कि माध्य, और मोड मतलब कि बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस का 2 माध्य। अब मुझे बहुलक जो है वो दे रखा है 28.4 और माध्य का दे रखी है 88, और माध्य मेरे से पूछा है कि इसका माध्य क्या होगा, ये पूछा है। तो यहां से बहुलक लिखेंगे कितना, 28.4 इज इक्वल टू 3 मीडियन 88 माइनस का 2 मीन। 2 मीन को इधर ले आऊं मैं अगर, तो 2 मीन मतलब 2 माध्य इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल करूं तो 8 दिया 24 इंटू का 11 करूंगी तो 4 और 6 और 2, ठीक है ना, 264 आ जाएगा। 264 में से 28.4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 28.4 माइनस अगर हम कर दें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। मतलब कि इसमें से मैं 28.4 माइनस करूं तो 235 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6, 235.6 आ जाएगा ये। ओके, क्योंकि 0.4 भी वो भी माइनस करना है मुझे, तो 235.6 ये मेरे पास आ जाएगा। अब मीन केवल मेरे से पूछा है, तो मीन बराबर क्या होगा आपका, मीन ओनली हमसे मीन पूछा है, तो 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, ये आपका 117.8 आंसर होगा। आपका मीन क्या होगा, 117.8। ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। अगर आपको ये याद होगा तो ही आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, नहीं तो अपना सर पटकते पटकते रह जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसे आप लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, लिखना नहीं है, ओनली याद भी करना है। 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। 25 वास्तविक संख्याएं जिनका समांतर माध्य 110 है। ये 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाती है और अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है तथा शेष 5 संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो समांतर माध्य का नया मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। समांतर माध्य क्या होता है, एवरेज, ठीक है ना। समांतर माध्य कह लो, एवरेज कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। वैसे इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं समांतर माध्य को, बट एवरेज की तरह ही होता है, डिक्टो। ओके, तो एवरेज कह सकते हैं। तो एवरेज सम पे चेंज इज इक्वल टू, एवरेज पे चेंज कितना होगा, सम बट्टे नंबर्स। जब मैंने एवरेज कराया था तब आपको समझाया था मैंने ये। तो सम पे चेंज कितना होगा, संख्याएं मेरे पास 25 जिनका समांतर माध्य मुझे 110 दे रखा है। पहली 10 संख्याएं जिनमें प्रत्येक में वृद्धि की जाती है 12.5 की। अगर प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाएगी तो टोटल सम में वृद्धि कितने की हो जाएगी, टोटल सम में वृद्धि होगी 125 की। अगर नेक्स्ट 10 संख्याएं जिसमें प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है तो टोटल वृद्धि कितने की जाएगी, 150 की। 15 × 10 करेंगे, एक संख्या 15 तो 10 संख्याओं में 150। 5 संख्या जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता तो वो नहीं लिखेंगे फिर। तो टोटल कितना बढ़ा, ये टोटल बढ़ा हमारे पास 5 7 2 275। सम पे कितना चेंज हुआ, सम जो है 275 बढ़ा है। सम अगर 275 बढ़ा है तो 25 संख्याओं का जो समांतर वो
समांतर माध्य होगा, मतलब अर्थमेटिक मीन होगा, वो कितना बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा 110 प्लस सम पे चेंज बट्टे क्या, नंबर कितना हमारे पास 25। तो 25 से काटोगे, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25 11 आएगा, 11 और ऐड करोगे इसमें तो 121। ये आपका न्यू अर्थमेटिक मीन होगा। ओके, 121। तो 121 ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एवरेज में अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एवरेज की क्लास में जाना है, बेसिक से समझना है इसको कि सम पे चेंज इज इक्वल टू एवरेज पे चेंज कितना होगा आपका, सम पे चेंज इज इक्वल टू नंबर्स। ओके, एवरेज पे चेंज बराबर। चलिए, एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। जो टैक्सी आ रही है उनसे 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। तो आदमी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस वैसे तो बहुत आसान है। देखो, आदमियों को 10 मिनट के अंतराल पर टैक्सी जो है मिल रही है और टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर निकल रही है। इसका मतलब आदमी ने 10 मिनट चला है, तो आदमी ने जितनी डिस्टेंस 10 मिनट में चली होगी उतनी दूसरी वाली टैक्सी कितने मिनट में चलेगी, 18 मिनट में। 10 माइनस कर देंगे, उसके बाद तो चली है ना, तो 18 मिनट में चलेगी। तो हमारे पास डिस्टेंस कैसी आ गई, इक्वल। जितना व्यक्ति 10 मिनट में चल सकता है, जितनी डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस को टैक्सी 18 मिनट में चलती है। डिस्टेंस अगर इक्वल है तो टाइम का उल्टा स्पीड हो जाती है। तो शॉर्ट ट्रिक तो ये है हमारे पास में। चलो मैं बेसिक से बताती हूँ, नहीं तो आपका दिमाग में से ये हवा हवा हो रहा होगा। देखो, मैंने एक ये टैक्सी बनाई, मेरे को टैक्सी जैसी बनानी आती होगी, मैं वैसे बनाऊंगी। ठीक है, ये हमारे पास टैक्सी हो गई, ये इसके पहिए हो गए। ठीक है एक टैक्सी ये हो गई। एक टैक्सी मान लो यहाँ पर पहुंच गई है ये, ठीक है ना, जो व्यक्ति को मिली थी यहाँ पर। ये जब ये टैक्सी व्यक्ति को मिली, मान लो व्यक्ति यहाँ था, ये टैक्सी मिली व्यक्ति को, फिर व्यक्ति ने ऐसे ऐसे चलना शुरू किया और व्यक्ति अब यहाँ पर आ गया। मान लो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस जो है, व्यक्ति ने 10 मिनट में कवर की। कितने में कवर की, 10 मिनट में। यहां तक आ गया ये, ठीक है ना। यहां तक आने के बाद ये टैक्सी इसको यहां पर मिली। कहाँ मिली, यहां पर मिली। मतलब ये 10 मिनट चल चुकी है और ये 28 मिनट के अंतराल पर निकलती है। 28 मिनट के अंतराल पर अगर ये निकलती है तो यहां से यहां तक ये 10 मिनट चल रही है। तो ये वाली जो डी डिस्टेंस है, इसको चलने में कितना मिनट लगेगा, इसको 18 मिनट लगेगा, इस वाली टैक्सी को। ठीक है, ये मान लो टैक्सी ए है और ये टैक्सी बी है। तो टैक्सी बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 18 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये डी डिस्टेंस को 10 मिनट में चलता है और टैक्सी उस डिस्टेंस को 18 मिनट में चलती है। ये तो था हमारा बेसिक। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि जब डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, जब हम डिस्टेंस को सेम कर देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को कैसा कर दिया हमने, सेम कर दिया। डिस्टेंस को हम सेम कर दें या फिक्स कर दें या फिर हम इक्वल कर दें। डिस्टेंस को सेम कर दें, फिक्स कर दें या फिर इक्वल कर दें, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, अगर स्पीड दे रखी है तो उसका उल्टा टाइम, अगर टाइम दे रखा है तो उसका उल्टा स्पीड, ऐसे हो जाता है। तो मेरे को यहाँ पे टाइम दे रखा है किसका, एक तो हमारे पास क्या है, टैक्सी है, और दूसरा क्या है हमारे पास, एक आदमी है, मतलब कि मैन है, जिसका मैं क्या लूं, टाइम अगर लूं तो टैक्सी जितनी डिस्टेंस 18 मिनट में चलती है, आदमी तो डिस्टेंस 10 मिनट में चलता है। तो इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड उल्टी हो जाएगी। रेशो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/9। इस 5 की वैल्यू मेरे को 74 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 74 इंटू का 9। 9 से मल्टीपल कर लेती हूँ, 9 7 63 मतलब कि 630 और 9 चौक 36 मतलब कि 666/5 ये आ जाएगी 9 की वैल्यू। 5 से काटोगे, 5 एकन 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और फिर 5 दूनी 10, 133.2 ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। व्यक्ति की चाल 133.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखो,
वैसे ऐसा हो नहीं सकता है कि टैक्सी की चाल कम हो व्यक्ति की चाल से, बट क्वेश्चन है वो कुछ भी पूछ सकता है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ कि यहाँ पर टैक्सी की चाल 74 है तो व्यक्ति की चाल कम होगी, ऑप्शन ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, समझ रहे हो। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चंस का दिमाग लगाना है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही उसे सॉल्व करके आना है। किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी वृत्त की जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना होता है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, ये क्या बनाया मैंने, सर्कल, और इस सर्कल की ये क्या बना दी मैंने, एक कोण, जीवा मतलब कि ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट। अब इस जीवा से मैं इसकी परिधि पर कोई भी एक कोण बना दूं, मान लो मैंने ये थीटा बना दिया, ठीक है ना, थीटा बना दिया मैंने। तो इस जीवा से परिधि पर जो कोण मैंने थीटा बना दिया है, अब इसी जीवा से अगर मैं सेंटर पर एक एंगल बनाऊं तो वो कितना होगा, परिधि पर बने कोण का डबल, मतलब ये 2 थीटा बनेगा। तो एक जीवा द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है उसका डबल सेंटर पर कोण बनता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। तो इसका अगर मैं रेशियो लूं तो परिधि पर बिंदु द्वारा बनाए गए कोण का अनुपात क्या होगा, केंद्र पर बने और परिधि पर बने, केंद्र पर कितना बना है 2 थीटा, परिधि पर कितना बना है थीटा, रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1 का, और ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर, 2:1, 1:2 भी दे रखा है, गलत करके नहीं आ जाना है, इसे याद कर लेना है। और ठीक है, ये क्या है हमारे पास ए पॉइंट और ये क्या है बी पॉइंट, और जो ये जो आपका ए बी है मैं लिख देती हूँ ए बी, ये क्या है आपका, ये है आपका जीवा मतलब के कोण, ठीक है। इस जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण और परिधि पर बने कोण का डबल क्या हो जाता है, इस जीवा द्वारा सेंटर पर बना हुआ कोण। ओके, इसको मैं एक ट्रिक और है इसमें, जीवा की जगह पर अगर आपको व्यास दे दिया जाए, व्यास क्या होता है, किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पर ये जो ए बी है ये क्या है, इसका व्यास है, और व्यास क्या होता है, किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा। तो इस व्यास से मैं सर्कल की परिधि पर कोई एंगल बनाऊं तो वो हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। मैं कहीं भी बनाऊं, चाहे यहाँ बनाऊं, चाहे यहाँ बनाऊं, चाहे यहाँ पर इसको बना दूं, ऐसे मिला दूं, हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा सब जगह। चाहे मैं इधर भी बना दूं, कहीं भी बना दूं, मैं हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। तो ये भी आपने याद रखना है। काम की चीजें, जो काम की चीजें वो सब याद रखनी है। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना % कम था, ये हमसे कहा जा रहा है। तो एक तरीका तो है कि हम इसे 100 मान के कर दें, और एक तरीका क्या है, सक्सेसिव से कर दें। तो दोनों तरीके से करेंगे। मैंने कहा कि उसका वेतन 100 रुपए था मान लो पहले, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसमें से 15% घटा दिया गया, क्या हुआ, 15% घटा दिया गया, 15% घटाया, 100 का 15% 15 होगा, 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 85 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसमें 10% बढ़ा दिया गया, 10% कितना होगा इसका, 8.5 होगा। अब 8.5 8 अगर मैं इसमें बढ़ा दूं तो 93.5 और है, तो 93.5 आ जाएगा यहाँ पर। तो शुरुआती वेतन की तुलना में कितने % कम था, तो शुरुआती वेतन इसके पास 100 रुपए था, लास्ट में कितना है 93.5, तो कितना कम हुआ है, ये कम हुआ है ये 6.5, 100 पर कम हुआ है तो यही परसेंटेज में हो जाएगा, 6.5% कम हुआ है। तो 6.5% ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। सक्सेसिव से भी कर सकते हैं हम इसे, पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया, तो माइनस के 15 प्लस का 10 और प्लस माइनस माइनस का 15 इंटू का 10/100। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया है, अगर आपने क्लासेस ठीक से देखी है तो आपको पता होगा। ये सारे मेथड मैंने आपको क्लास में कराए हैं, सिलेबस में कराए हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना, ये आ जाएगा -5 और इधर माइनस का कितना आ जाएगा 1.5, तो -5 माइनस का 1.5 6.5% आ जाएगा माइनस का, तो 6.5% की क्या होगी, कमी होगी। ये माइनस का ही आएगा, ओके, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ, मैं इसको चुपका देती हूँ एक माइनस का साइन, जिससे आपको क्लियर रहे चीजें कि कितना % कम होगा।
पहले 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से शुरू होती हैं, फिर 1 2 3 4 5, इनको हम होल नंबर बोलते हैं और ये कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है ना, कहीं तक भी मतलब अनंत तक ले जाओ, इसे कहीं तक भी ले जाओ। ओके, एंड टाइम कर देते हैं अनंत तक ही करने जाए, एंड टाइम कर देते हैं, एक फॉर्मूला बनाना है हमें। ओके, तो इनका जो सम होता है, सम क्या आता है? सम आता है n ब्रैकेट में n माइनस का 1/2, ठीक है ना, ये आता है इनका सम। सम अगर ये है तो एवरेज क्या आ जाएगा? अगर हम एवरेज की बात करें, औसत की बात करें, तो औसत क्या होगा? औसत क्या होता है? टोटल सम बट्टे टोटल नंबर्स, ठीक है। तो सम कितना है हमारे पास? n माइनस के 1 ब्रैकेट में 2, और टोटल संख्या कितनी कितनी मेरे पास? n है, तो n, अब n से n क्या होगा? कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? n माइनस के 1/2। ये आप एज अ ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक याद नहीं करना है तो इससे भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एज अ ट्रिक आप याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो जब भी आपको बोला जाए होल नंबर्स का एवरेज, ठीक है, ये क्या है? होल नंबर्स का एवरेज, होल नंबर्स, ठीक है। ये जो ट्रिक मैंने बताई है ये केवल होल नंबर्स के लिए है, सब जगह मत चिपका देना इसको, ठीक है ना। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 14 संख्याएं हैं, ट्रिक से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस का 1/2, मतलब कि 13/2, और 13/2 का मतलब क्या होगा? 6.5, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन पहला वाला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो आप खटाक से आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट हमारे पास एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, परसेंटेज में पूछी चीजें परसेंटेज दे रखी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे? सीपी लिखेंगे, हम मार्क प्राइस लिखेंगे और हम एसपी लिखेंगे। तो मैंने सीपी को मान लिया 100 रुपए, ठीक है ना, 30% बढ़ाकर लिखा है तो 130 रुपए मार्क प्राइस हो गया। लाभ 2% है तो 100 में खरीद के 102 में बेचा गया होगा, तब लाभ 2% हुआ होगा, ठीक है। तो छूट कितने परसेंट दी होगी? छूट हमेशा मार्क्स प्राइस पे दी जाती है, तो छूट दी गई है 28 रुपए की। ये जो 28 रुपए कम करके बेचा गया है, 28 रुपए जो है 130 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 0 से 0, और ये 280/13, ये कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 2 बचेगा, फिर 13 एकम 13, 21.54% के समथिंग बनेगा। ये आपका आंसर होगा। आप इसे सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आज वाली क्लास में मैंने कराए हैं, डिस्काउंट वाली क्लास में आप एक बार देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो अगर आपको नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु क्या है? अब से 8 वर्ष, तो 8 वर्ष राहुल भी बढ़ेगा, उसकी पुत्री भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो टोटल कितना बढ़ेगा? 8 वर्ष, और पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष ज्यादा, तो 2x और 3x, x बराबर 8 + 5 13, x बराबर 8 + 5 13 है, तो 13 × 39 वर्ष उसके पिता की आयु होगी। ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, दिमाग में कैलकुलेशन कब कर पाएंगे? जब बेसिक तरीके आपके अच्छे होंगे। नहीं है तो फिर आपने बेसिक तरीके से इसे करना पड़ेगा। मैंने इधर लिखा राहुल, ये कौन है? राहुल, और इधर कौन है? उसके डॉटर, कौन? डॉटर, ठीक है ना। हमसे कहा गया है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, मतलब ये 3 का है तो ये x की है, ये 3x और ये x मान लेती हूँ। 8 वर्ष के बाद मतलब 8 वर्ष ये भी बड़ा होगा, मतलब 3x प्लस का 8 ये भी हुआ होगा, और ये x प्लस के 8 ये भी हुई होगी, और इसके 2 गुना जो है इससे 5 वर्ष ज्यादा है, ये हमसे कहा जा रहा है, ऐसा वाला, ठीक है ना। ये है, तो ये 2x और 8 दूनी 16 माइनस का आएगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा,
ये 8 है, 8 दूनी 16, 16 माइनस का होगा, प्लस का 8 है तो माइनस का 8 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा 13। x बराबर 13 है तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 13 3 39, 3 इंटू का 13 कितना आ जाएगा 13 3 39। ये फादर की आयु कितनी आ जाएगी 39 साल। तो इतने कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते थे। कब? जब आपका बेसिक अच्छा होगा एकदम से तब। बेसिक अच्छा नहीं है फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर तो आपको उसको देख के लुल्लू पुल्लू तरीके का मुंह बना सकते हैं और जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जल्दी करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत करने पड़ेंगे, सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बार बार समझाती हूँ, समझ लिया करो। मेरी बातें कभी कभी बुरी लग जाती होंगी, उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी सच में। बट मैं चाहती हूँ कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आए, इसके लिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। और वो कब अच्छी होगी? जब बार 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 आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे तब। क्वेश्चन है हमारा 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। उसके 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कितनी थी? 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी और रिमेनिंग दूरी। ओके, मैं लिखूं यहां पे मैं लिखती हूं कि तय की गई दूरी और तय की गई दूरी और रिमेनिंग दूरी, जो शेष दूरी बची है उसको शेष दूरी, मैं शेष दूरी हिंदी में ही लिखती हूँ, शेष दूरी। मान लो कि तय की गई जो दूरी है वो 3 है, ठीक है ना। शेष दूरी 3 है, शेष दूरी की 4/3 है, शेष दूरी 3 है, तो 4 क्या है? तय की गई दूरी है। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? यहाँ से टोटल आ जाएगी 7, और 7 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 37 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस यही है हमारे पास। तो उसकी चाल क्या है? हमसे कहा जा रहा है। और तय की गई दूरी 1 घंटा 5 मिनट में तय की है इसने, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 4 की वैल्यू आ जाएगी 4 तिया 12, 120 और 7 चौक 28, मतलब कि 148/7। ये आ गई आपकी 4 की वैल्यू, ये इतनी डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ से चाल बराबर क्या आ जाएगा? स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय। टोटल दूरी कितनी है? 148/7। समय कितना है? 1 घंटा 5 मिनट बोले तो 65 मिनट। तो दूरी बट्टे चाल, वो दूरी बट्टे समय रखेंगे चाल बराबर, तो समय कितना है? 65 मिनट। घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 ऊपर चला जाए तो 60/65 ये आ जाएगा आपका। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई। सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो ये 5 से काटूंगी 13 बच जाएगा, और 5 से काटूंगी तो कितने बच जाएगा? 5 × 5 5 10 12 बच जाएगा। लगभग में हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ना तो 7 से ये कटेगा और ना ये कटेगा। 7 से लगभग में काटूंगी इसको, 7 दूनी 14, 7 × 7 एक ही ज्यादा है बस, ठीक है ना। तो लगभग में पहुंच जाएंगे हम। 12 दूनी 24 मतलब कि 240, और 12 कितना आ जाएगा? 252। 252 बटे में 13, तो यहाँ से 13 × 13, 13 के बाद कितना आ जाएगा? 7 5 12, मतलब कि 13 निम्मा 117, 19.5 के समथिंग कुछ आएगा, और ये आपका आंसर होगा। मतलब कुछ और भी आएगा बट यहीं तक हम ले जाएंगे इसको, क्योंकि ऑप्शन में यही तक। ऑप्शन थोड़े से दूर दूर थे इसलिए हम अप्रोक्सीमेट में चले गए। अगर ऑप्शन दूर दूर नहीं होते तो फिर हमें 13 निम्मा ये 13 7 91 से डिवाइड करना पड़ता पूरा सॉल्व करके। डिपेंड करता है कि हमें कब लगा सकते हैं, जब ऑप्शन थोड़े से दूर दूर है। ऑप्शन बहुत नजदीक होते तो हमें पूरे तरीके से ही इसे सॉल्व करना पड़ता, फिर हम इसमें अप्रोक्सीमेट में नहीं जा सकते थे। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? अब देखो 5/7 समय में टोटल समय अगर 7 घंटा है, तो 5/7 समय में तय कर 2 घंटे का समय बचेगा इसके पास, ठीक है ना। शेष समय कितना बचेगा? 2 घंटे का। ओके, शेष दूरी कितनी बचेगी? शेष दूरी 2/3 तय कर ली, तो 1/3, तो 1/3 करेंगे तो 3 × 3 3 7 21 और 3 3 9, ये दूरी बचेगी उसकी 173 किलोमीटर की, ठीक है ना, 173 किलोमीटर की। तो चाल हमसे पूछिए, चाल कितनी आ जाएगी? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, मतलब 173/2 घंटे। 2 8 16 और 2 6 12, 2 5 10, 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
इतना सा क्वेश्चन था हमारा। घबराने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन को पढ़ के बस उसे सॉल्व करना होता है। हमसे कहा गया था कि शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो शेष समय हमारे पास, टोटल समय हमारे पास 7 घंटा है, 7 घंटे में 5/7 भागो यूज कर चुका है, तो बचेगा कितना, 2/7। 7 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, हमारे पास 2 घंटे का समय बचा ओनली। दूरी हमारे पास 519 किलोमीटर है, जिसमें से दो तिहाई में 2/3 भाग चल चुका है, तो 1/3 भाग बचेगा। तो 3 से हमने इसको डिवाइड करा, कितना आया, 173। तो दूरी 173 किलोमीटर बची। तो चाल दूरी बट्टे समय बराबर 173/2 घंटा बराबर कितना आ जाएगा, 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। ओके, चलिए। किरण अपनी आय का 45% खर्च कर देती है। यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय क्या है। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। तो 45% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 55%। तो 55% बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 66,000। तो इनकम कितनी होगी, टोटल 100%। ठीक है ना, इनकम 100% होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 पन्ना 55 और 11 छिक्के 66। 5 से काटोगे 60 को, 12 बार जाएगा और 2 जीरो और चिपका देंगे, और ये वाले 2 जीरो को चिपका देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपए। टोटल इनकम 1,20,000, ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लिख भी सकते हैं, वैसे आपको पता भी होगा अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर रखा है तो, कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सेविंग्स प्लस का एक्सपेंडिचर। जो भी आपने खर्चा करा है वो मैंने बहुत अच्छे से ये वाला टाइप आपको परसेंटेज में कराया हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार जाकर के इसमें देख लेंगे आप, मैंने अलग से कराया हुआ है, अलग से भी आपको वीडियो डाल रखी है केवल इसी टॉपिक के ऊपर। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण और आशीष 3 दिन में मिलकर के एक हॉल को पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को पेंट करने में कितना दिन लेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वरुण को मैंने V लिखा, आशीष को मैंने A लिखा। दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 3 दिन में हॉल को पेंट कर देते हैं। वरुण अकेले काम करता है तो 7 दिन में कर देता है। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम मतलब कि 7 या 21 टोटल काम आ जाएगा। 3 से काटोगे 7 बार जाएगा, 7 से काटोगे 3 बार जाएगा। ये क्या है, इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कि एक दिन में इनके द्वारा किया गया काम। एक दिन में वरुण 3 काम कर देता है और एक दिन में वरुण प्लस आशीष 7 काम कर देते हैं। ओके, तो वरुण अगर 3 करता है तो आशीष 4 काम करता होगा, कि दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। ठीक है, तो केवल वरुण का लिए कहा जा रहा है कि वरुण ऐसे ही 4 हॉल को कितने दिन में पेंट कर देगा। तो वरुण जो है एक हॉल को पेंट करने में कितना समय लेगा, 21/4 का। तो 4 हॉल को पेंट करने में 4 से मल्टीपल कर देंगे, 4 से 4 कटेगा और 21 दिन का समय लेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में नहीं आए कोई भी क्वेश्चंस तो आरआरबी के लिए ग्रुप बना रखा है हमने, उसमें अपना डाउट पूछेंगे। मैं उसका लिंक आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। 2 संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। छोटा कोण क्या होगा, देखो अभी मैंने 2 भाई बहनों को पैसे बांटना बताया था, वैसे ही बांटेंगे। टोटल मम्मी के पास 180 रुपए है और मम्मी जो है भाई को 28 रुपए अधिक देना चाहती है। 28 रुपए दे दिए तो मम्मी के पास कितने बचेंगे, 152 रुपए बचेंगे। अब 152 रुपए को क्या करेंगी मम्मी, दोनों भाई बहनों के सामने बराबर बराबर बांटेंगे। तो बहन को कितना मिलेगा, 2 सत्ते 14 और 1 बचेगा, 2 छिक्के 12, 76 रुपए मिलेंगे। तो छोटा वाला कोण 76 डिग्री का होगा। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप हैं और आपकी बहन है और आपकी मम्मी आपको 28 रुपए अधिक देना चाहती है। मम्मी के पास टोटल 180 रुपए है और मम्मी चाहती है कि मम्मी के बेटे को 28 रुपए अधिक मिले। बेटे को नहीं देना चाहती वो ज्यादा, मम्मी के साथ ऐसा होता है, प्यार लड़की से ज्यादा करती है वो, क्या करें, मतलब है उनके अंदर ऐसी चीज।
तो वो क्या करेंगी, पहले 28 रुपए सुबह से निकालेंगे, चुपचाप से अपने बेटे को दे देंगे, और बाद में जो 152 रुपए बचेंगे उसको दोनों को बुलाएंगे, सामने खड़ा करेंगे और बोलेंगे देखो मैं दोनों को बराबर बराबर मानती हूँ और तुम दोनों को बराबर बराबर रुपए दे रही हूँ। तो बाद में वो 76 रुपए करके बांट देंगी दोनों में। तो बहन को कितना मिला, 76। छोटा वाला कौन है, बहन, तो बहन को 76 रुपए मिले। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तरीके से भी बता देती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि संपूरक कोण है तो x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री होगा, ओके। और x माइनस के बाई बराबर हमें कितना दे रखा है, 28 डिग्री दे रखा है। मेरे से क्या पूछा है, बाई पूछा है, तो बाई बराबर क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 और 1 बट्टे में 2, तो ये 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, कितना आ जाएगा 76 डिग्री, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ भी डिग्री चिपका देती हूँ मैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, प्रेक्षण 76, 83, 30, 11, 81, 52, 18, 34, 84, 35 और 27 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका बोले तो मीडियन। मीडियन बराबर होता क्या है, मीडियन बराबर होता है आपका, मीडियन इज इक्वल टू एन, अगर आपके पास इवन है, एन कैसा है आपके पास, इवन है, तो मीडियन क्या होगा आपका, मिडिल वाला पहला टर्म और मिडिल वाला दूसरा टर्म बट्टे 2। एन अगर आपका कैसा है, ऑड है, एन अगर ऑड है तो मिडिल टर्म जो होगा वही आपके मीडियन होगी, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन क्या है, ऑड है। एन अगर ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, मीडियन होगी। कब, जब इसे हम आरोही क्रम में लगा लेंगे तब। तो एक तो तरीका है कि इसे आरोही क्रम में आप लगाओ पहले, ठीक है। तो n अगर ऑड है हमारे पास, यहां से n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास 11, तो मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, 6 वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। मिडिल टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, 6 वाला टर्म होगा। तो 6 वाला टर्म यहां से काउंट कर लो आरोही क्रम में, या फिर लिख लो आराम से, मैं काउंट भी कर सकती हूँ तो मैं काउंट करूंगी, ठीक है। मैंने कहा पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, और उसके बाद तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, छठवा ये होगा, 6 वाला टर्म 35 होगा, और 35 क्या होगी हमारी, मीडियन होगी। आप चाहें तो इसे आरोही क्रम में लगा सकते हैं। आपको किस में लगाना है इसे, सबसे पहले इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 6 वाला टर्म ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो थोड़ा दिमाग रखते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे छोटा पहले 11, उसके बाद 30 था, नहीं 27 था, उसके बाद 11, उसके बाद 27, उसके बाद 30, उसके बाद 34, और उसके बाद 35, ठीक है ना। नहीं कुछ गलत कर दिया, 18 भी है इसमें, 11 के बाद यहाँ मैंने गलत कर दिया, 11 और 18, और उसके बाद 27, उसके बाद 30, उसके बाद 34, उसके बाद 35, ये है 6 वाला टर्म। तो ये 6 वाला टर्म आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके बाद भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा ये 52, ठीक है ना, 52 लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर, जरूरत नहीं लिखने की फिर भी आप लिख लो। 52 के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 76, तो 76 लिखेंगे यहाँ पर। 76 के बाद कितना आ जाएगा आपका 81, तो 81 लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद 83, तो 83 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद क्या बचता है आपके पास 84, तो 84 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अब देखो इधर कितने टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 5 इधर हो गए, और 5 ही आपके इधर हो गए। तो मिडिल वाला टर्म क्या हो गया आपका, मीडियन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देखिए ये 7.5 रेशो 19.5 प्रोपोर्शनल 16 रेशो x है, तो x का मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था किसमें, तो संख्याएं थी 4, उसमें x जोड़ा जा रहा था, फिर प्रोपोर्शन में थी, उसके बाद इस तरह का कुछ पूछा गया था, उसमें करा था हमने, पर अभी भी हम करेंगे। ये क्या है 7.5 बट्टे में 19.5 इज इक्वल टू 16 बट्टे x, ये है, और x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 15 पंजे 75, 15 × 15, 15 × 45, x बराबर कितना आ जाएगा 116, 160 और 16 × 48, 160 और 48 कितना होगा 208, 208 बट्टे 5 कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकड़ 5, 3 बचेगा, 5 छिक्के 30, 41.6, ये x की वैल्यू आ जाएगी
41.6। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था। एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज, एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 797 रुपए है। वह धनराशि निकटतम पूर्णांक में क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही खतरनाक सा। क्वेश्चन खतरनाक नहीं है, कैलकुलेशन खतरनाक है बस। तो मेरे से 2 साल का मतलब कि D2 पूछा है। 2 साल के अंतर को, जो SI और CI का 2 साल का अंतर होता है, उसको हम D2 बोलते हैं। तो D2 बराबर क्या होता है, D2 बराबर होता है P इंटू का R% का होल स्क्वायर। अगर 3 साल का पूछा जाता तो उसे हम D3 बोलते हैं। D3 बराबर होता है 3D2 प्लस D2 का R%। ठीक है। अगर तीसरे वर्ष का, केवल तीसरे वर्ष का SI और CI का अंतर पूछा जाता तो हम उसे D3 बोलते हैं। केवल तीसरे वर्ष का पूछा जाता तो वो होता है 2D2 प्लस D2 का R%। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, आप इन्हें याद कर लेना। तो हमसे दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% और हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल इंटू का 16 बट्टे कितना आ जाएगा 10,000 इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को अंतर। अंतर कहाँ है रे बाबा, बीच का अंतर 797 रुपए है। 2 वर्ष का है। ठीक है, लिखा है ना कहीं, कहीं तो लिखा होगा 2 वर्ष का। सम ऑफ मनी फॉर 2 years। ठीक है, ये लिखा है एनुअली। तो हमने कहा कि अंतर है 797 रुपए का। तो क्या ऑप्शन देखो, ये कट नहीं रहा ना। अगर मैं 16 से काटूं, 16 से इसको काटूं तो 16 छिक्के 96, उसके बाद 4 बचेगा, 16 दूनी 32, उसके बाद 8 बचेगा, 16 पंजू 80, ये कट जाएगा आपका 625 बार। तो P बराबर कितना होगा, P बराबर होगा आपका 797 इंटू का 625 बटे में 16। इसको जब सॉल्व करेंगे आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 31,133 के समथिंग, और भी मिलेगा, लेकिन यहीं तक छोड़ना है आपको क्योंकि यहीं तक इसका ये दे रखा है। तो ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन आपने करनी है इसकी। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन में कोई तीर नहीं मारना है, बेसिक तरीके से ही करनी पड़ेगी और कुछ कर नहीं सकते इसमें। ये द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 है और 3x² प्लस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 है। तो दोनों के मूल सार्व हैं, तो k का मान क्या होगा। जब दोनों के मूल सार्व हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से 2/3 इज इक्वल टू k/4 इज इक्वल टू 8/12 होना चाहिए, अगर दोनों के मूल सार्व है तो। ठीक है, अब k के वैल्यू मेरे से पूछिए, तो चाहे इन दोनों को सॉल्व कर दो, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर दो, आपको k को वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8/3। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा 8/3। यहां से भी सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो k बराबर 4 लग जाएगा। तो यहाँ से भी k बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये वाला 3 बटे में बस। तो यहाँ से भी आपका यही आएगा, कहीं से भी कर लो आंसर वही आना है। तो 8/3 ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, इस सी को यहाँ होना चाहिए था और पूरा ही गलत हो गया है ये। मैं बना देती हूँ ऑप्शन। ठीक है, ये ए तो अपना ठीक है, और ये बी वाला हो गया आपका, और ये सी वाला हो गया आपका, और ये डी वाला हो गया आपका। ठीक है, मैंने गोल गोल बना दिया ऑप्शन। चलिए, एक डीलर 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसको 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। प्रश्न में पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें परसेंटेज में चीजें पूछी हैं। तो हमने कहा कि इतने बेचता है, मतलब हमें एसपी इक्वल चाहिए ओनली, तो हमने यहाँ सीपी लिखा और यहाँ हमने एसपी लिखा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ड्रायर और यहाँ सेकंड वाला ड्रायर,
ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले ड्रायर को क्या करा है, 5% के प्रॉफिट पर बेचा गया है और सेकंड वाले को 30% के लॉस पर बेचा गया है। 5% बराबर 1/20 होता है, मतलब 20 में खरीद करके 21 में बेचा गया होगा, तो लाभ हुआ होगा। 30% बराबर 3/10 होता है, मतलब 10 में खरीद करके 7 में बेचा गया होगा। अब हमें क्या करना है, सेम रेट पर बेचा जाता है तो एसपी को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3 से मल्टीपल कर लो और यहाँ भी 3 से मल्टीपल कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 21। ठीक है, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, 50 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 42 रुपए। लॉस कितने का हुआ उसको, 8 रुपए का। तो ये 8 जो है 50 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। कितना परसेंट आ जाएगा, 16%। 16% का क्या होगा, उसको लॉस होगा। तो 16% लॉस, ऑप्शन सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके लासापा तथा मासापा का गुणनफल 135 है। तो लासापा तथा मासापा के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब दो संख्याएं जिनका रेशियो हमको ये दे रखा है, उनका एलसीएम और उनके एचसीएफ का गुणनफल ये दे रखा है। लासापा और मासापा, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये इसमें कि पहली संख्या इंटू का दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपका, एलसीएम इंटू का एचसीएफ होता है। तो यहां से मैं संख्या निकाल सकती हूँ। पहली संख्या 5x इंटू का 3x इजुकल टू, दोनों का मल्टीपल मेरे को 135 दे रखा है। तो यहाँ से 5 तिया 15 निम्मा 135। अब x स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर 3 है तो जैसे संख्या निकाल सकती हूँ, 5 तिया 15 और 3 त्रिका 9। संख्याएं अगर मेरे पास ये है तो मैं एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाल सकती हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9 पूरा ले लेते हैं और इसमें से 3 इसमें आ गया है तो 5 बचेगा। ठीक है, तो 9 पंजे 45 एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएम कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 केवल आपका एचसीएफ आ जाएगा। ओके, दोनों संख्या में जो कॉमन है वो एचसीएफ, और दोनों संख्या में कॉमन तो लेना ही है, बाकी अलग जो बचेगा वो भी लेना है। ठीक है, जैसे कॉमन यहाँ 3 था और यहाँ भी 3 था, तो 3 तो हमने लिया ही, फिर यहाँ 3 बचा वो भी लिया, फिर यहाँ 5 बचा वो भी लिया, तो 45 आपका ये आ गया एलसीएम और ये एचसीएफ। अब अगर हमसे रेसिप्रोकल सम पूछा है तो कोई भी संख्या है, अब हमसे एलसीएम और एचसीएफ दे रखा तो इसको लेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो रेसिप्रोकल सम होता है, क्या रेसिप्रोकल सम, ठीक है लिखा हुआ है वो लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ डायरेक्ट। तो रेसिप्रोकल सम क्या होगा आपका, ये होगा आपका एचसीएफ प्लस का एलसीएम बट्टे एचसीएफ इंटू का एलसीएम। ओके, ये होगा। तो ये कितना आ जाएगा, एचसीएफ 3 है हमारे पास में और एलसीएम कितना है 15 वो 45 सॉरी 45। ठीक है, बट्टे में इंटू करेंगे 3 इंटू का 45। एलसीएम इंटू एचसीएफ तो मेरे को 135 दे रखा है, तो 135 डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 48 बट्टे में 135 किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 से काटोगे 3 एक 3 6 18 और 3 चौक 12 और 5 15, तो 16 बट्टे 45, 16 बट्टे 45 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब जो रेसिप्रोकल सम होता है वो एक्स बाई में मैं अगर समझाना चाहूँ तो दो संख्याएं एक्स और बाई, तो रेसिप्रोकल सम क्या होगा, उनका उल्टा करेंगे। ठीक है ना, तो 1/x प्लस 1/y, तो यहाँ से x बाई एलसीएम आ जाएगा और ऊपर y प्लस एक्स लिख लो, या फिर x प्लस बाई बट्टे में x बाई, ऐसे कैसे भी लिख लो आप, एक ही बात है। छप रहा है दिमाग में या नहीं छप रहा है, नहीं छप रहा हो तो उसे छापना है। ठीक है, इसे मैं हटा देती हूँ, बस समझाने के लिए लिखा था मैंने, इसकी जरूरत नहीं है इधर, जब आएगा x बाई तब x बाई करके समझा देंगे। चलिए, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ए जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, ए क्या करता है 18 मिनट में भर सकता है, और बी क्या करता है 20 मिनट में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष
टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है पहले ठीक से। तो ए है हमारे पास भरने वाला पाइप जो कि 18 मिनट में भर देता है, और बी है हमारे पास खाली करने वाला पाइप जो कि 20 मिनट में खाली कर देता है। खाली करने के वाले के साथ माइनस, भरने वाले के साथ प्लस रखना है आपने। तो टैंक की क्षमता क्या होगी, टैंक में कितना पानी आता होगा, ये हमें कैपेसिटी कितनी होगी, इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे 180 आ जाएगा। 18 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 20 से काटेंगे 9 बार जाएगा। मतलब कि ए जो है वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरता है और बी जो है वो 1 मिनट में 9 लीटर पानी खाली करता है। तो ए ने 6 मिनट तक, ए पहले चला है कितने मिनट तक, 6 मिनट तक। तो ए ने 6 मिनट में कितना पानी भरा होगा, 60 लीटर पानी भर दिया होगा। कितना भर दिया होगा, 60 लीटर। इसमें से 60 लीटर अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 120 लीटर बचेगा। ओके, तो इस 120 लीटर जो बचा है, अब मुझे ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस के 9 बराबर 120 बट्टे 1 बराबर 120 मिनट। ये क्या होगा आपका आंसर। बस बात खत्म। देखो मैंने एक भी लिख के सॉल्व किया है, समझ रहे हो। तो मैं कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, फिर भी आपके दिमाग में अगर ये नहीं छप रहा है तो फिर मेरी गलती नहीं है बाबा, आपकी और आपके दिमाग की गलती है। फिर एक ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में, एक ईश्वर, सीरियसली ईश्वर किसी का नाम होगा, ठीक है। ये ईश्वर जो है नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसे धारा की दिशा में इस दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं। 15 घंटे लगते हैं। तो धारा के चाल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है, ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। तो x माइनस के बाई, x अगर ईश्वर के चाल हो गए, बाई धारा के चाल हो गए, तो चाल का जो है डिफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बेसिक से समझाना चाहूँ तो ये क्या है, आपका धारा है। ओके, और ये क्या है, आपके ईश्वर जी हैं। ठीक है, ये बोट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, बोट में। ओके, बोट में जा रहे हैं, नाव में जा रहे हैं। ये मैंने इनके लिए नाव बना दी है। ऐसे ऐसे धारा चल रही है और ये ऐसे जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं ये। तो ये क्या हो गया, इनका विपरीत दिशा हो गई। मान लो इनकी चाल x है और इसकी चाल y है, तो चाल क्या आ जाएगी, x माइनस के बाई। क्या होगी, x माइनस के बाई। अगर ये क्या है, धारा है, धारा ऐसे बह रही है, और आपके जो ईश्वर हैं वो नाव में बैठे हैं, और ये ईश्वर भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ये किससे चल रहे हैं, x की चाल से चल रहे हैं, और ये बाई की चाल से। तब क्या होगा, x प्लस के बाई। ओके, क्या आएगा, x प्लस के बाई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैंने समझा दिया। तो यहां से हमारे पास 42 घंटे में विपरीत दिशा में और सेम दिशा में 15 घंटे में। तो यहां से मैं निकालू कि सेम दिशा में जा रहा तो x प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा, 721 बट्टे 15, और x माइनस के बाई निकालू तो कितना आ जाएगा, 721 बट्टे में 42, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो कटेगा तो नहीं, अप्रोक्सीमेट में मेरे को फिर से लेना पड़ेगा। ऑप्शन थोड़े दूर दूर है तो हम ले सकते हैं, ठीक है, लेंगे और लेना ही पड़ेगा। इसको अगर मैं काटूं तो किससे काट सकती हूँ, 7 से काट सकती हूँ। 7 छिक्के 42 और 7 ढाई 70 और 7 तिया 21। फिर अगर मैं 6 से काटूं, अप्रोक्सीमेट में 6 से इसको काटूं तो 6 चौक 6 गन 6, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 17 ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेट में मैंने लिया। इसको अगर मैं लूं तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60, और उसके बाद कितना बचेगा, 12, 15 अट्ठे 120, लगभग अप्रोक्सीमेट में 48 ये आ जाएगा। तो मेरे से पूछिए धारा की चाल, मतलब मेरे से बाई पूछा है। बाई बराबर क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे बट्टे 2, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, बटे में अगर मैं 2 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 15 पॉइंट कुछ आएगा। तो 15.45 के आसपास इसका आंसर आ रहा होगा। 15.5 बनेगा वैसे, लेकिन 15.45 हम लगा सकते हैं, बिकॉज हमने इधर अप्रोक्सीमेट में लिया है, तो इधर भी हमारा थोड़ा बहुत कम ज्यादा बढ़ रहा होगा। तो ऑप्शन हमारे दूर दूर थे तो इसलिए हमने इसे अप्रोक्सीमेट में ले लिया। ऑप्शन दूर दूर नहीं होते तो फिर बेसिक तरीके से ही करना पड़ता बाबा, उसके लिए कोई चारा नहीं था। फिर समझ रहे हो। चलो, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। ओके, 30 विद्यार्थी हैं और एक परीक्षा दी।
12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है, बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है। कक्षा का औसत स्कोर क्या है ये हमसे कहा जा रहा था। पूरे कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा, 12 इंटू का 60 प्लस का बाकी स्टूडेंट कितने बचेंगे हमारे पास, इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो 18, 18 इंटू का 62 बट्टे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30। बस इतनी सी बात थी। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको काटो 30 से 2 बार जाएगा, इसको काटो 3 18 0.6 बार जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 36 और 1 37, तो ये 37.2 आ जाएगा। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 0.2 तो हमारे पास रहेगा ही, 7 और 4 11 के कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 5 और 1 6 61.2 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 61.2। पूरी क्लास का जो औसत स्कोर होगा वो होगा 61.2। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आज का आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसे आज ही करेंगे, कल नहीं करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक x 28 35 ये सब दे रखे हैं, y है, जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम है। x और y न्यूनतम और उच्चतम है, मतलब x क्या है आपका मिनिमम है। x क्या है मिनिमम, लिखूं मैं पूरा, मिनिमम के लिए ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है ना, मिनिमम। और y क्या है मैक्सिमम। ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको। ये अंकों का परास और औसत 70 और 64 है, तो क्रमिक युग्म x और y ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो परास क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपका बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दे, तो रेंज आ जाएगा y माइनस के x। ठीक है, y माइनस के x। और मेरे से x और y पूछा है, तो यहां से मैं x 30 मान लो तो यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ भी 70 आ जाएगा, यहाँ भी 70 आ जाएगा, यहाँ भी 70 आ जाएगा। तो ऑप्शंस में नहीं जा सकते हैं, हमें क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, दिमाग इसमें खपाना ही पड़ेगा तो अब हम कहा जाएंगे, एवरेज पे काम करेंगे। रेंज हमारी y माइनस के x इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को 70। ठीक है, ये अब मेरे को जाना पड़ेगा कहाँ, एवरेज पे। तो सबको मैं ऐड करती हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले ये इधर ले लेती हूँ, x इधर ही ले लेती हूँ। ठीक है, एवरेज पे एवरेज क्या दे रखा है मेरे को, सबसे पहले x प्लस y ले लेती हूँ, x प्लस y प्लस का ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8 5 13 और 6 19 27 30 35 36 36 45 48 48 का मतलब क्या होगा 8, कैरी लूंगी 4, 8 और 16 4 20 27 27 और 8 35 35 और 6 कितना होगा आपका 41 41 6 47 47 और 7 कितना होगा आपका 47 और 7 होगा आपका 54 54 और 59 59 और 62 62 और ये 64, मतलब ये आपका 648 बराबर कितना होगा, एवरेज 64 दे रखा है और संख्याएं कितनी मेरे पास 12 विद्यार्थियों का है, तो 12। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सम टोटल। एवरेज 12 से डिवाइड करेंगे तो 64, बट 12 को मैंने इधर ले जाकर रख दिया। अब इसका मल्टीपल करो तो 12 6 72 720 और 12 चौक 48, मतलब कि ये कितना आ जाएगा आपके पास 768। 12 चौक 48 और 12 6 72 720 48 768 आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस वाला इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा 120। अब मैं इधर ले लेती हूँ जो भी है, अभी मैं संख्याएं फाइंड आउट कर दूंगी अपनी। यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आया मेरा 120, ये दे रखा है मेरा x प्लस वाई बराबर 120 और x माइनस वाई बराबर पहले ही मेरे पास कितना दे रखा है 70, तो x माइनस के वाई बराबर 70। अब मैं यहाँ से आराम से निकाल सकती हूँ, x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे बट्टे 2, तो दोनों 190 बट्टे 2 करेंगे तो 2 निम 18 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा फिर 25, एक ऑप्शन दे रखा है, ये आपका क्या होगा आंसर। दिस इज राइट आंसर। x बराबर नहीं, सॉरी मैंने y लिखना था, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है, ये y माइनस के x होगा यहाँ पर, तो y आएगा मेरे पास 95, ये हमने गलत कर दिया है, थोड़ा यहाँ पे सही करेंगे। ये हमारे हाथ है ना,
कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका बाई प्लस का एक्स और बाई माइनस के एक्स, ये आएगा। ओके, और यहाँ पे भी चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बाई आएगा और यहाँ पे हमारे पास एक्स आएगा। चेंज करेंगे, एक्स 25 होगा और बाई 95 होगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछने का डाउट ग्रुप का लिंक आज हम शेयर कर देंगे, उसे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि हर क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है, मतलब अच्छी लगने का मतलब है कि चीजें समझ में आई हैं, तो क्लास को शेयर जरूर कर देना। ये काम आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, तो यह काम अपना जिम्मेदारी से आप लोग कर देना, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपकी कल की क्लास में। सिलेबस अपना डेली चलेगा और एक दिन रेलवे का, एक दिन यूपीएसआई का चलेगा। यूपीएसआई का हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे और रेलवे का हम मिक्स प्रैक्टिस लेके चलेंगे, क्योंकि सिलेबस हमने करा दिया है, तो मिक्स प्रैक्टिस लेके चलेंगे रेलवे का। और यूपीएसआई का सिलेबस नहीं कराया है, सिलेबस अभी मैं करा रही हूँ, यूपीएसआई का नहीं है, वो सभी के लिए है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज लेके चलेंगे यूपीएसआई की। कल क्लास होगी, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है।